हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज़ में, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे साथ ये सारे वीडियोस जो कि टाइम पर आते रहते हैं। जैसे सुबह 7 बजे विनय सर इंग्लिश लेकर के आते हैं, देन 9 बजे पॉलिटी आता है आपका, 11 बजे हिस्ट्री जो आशीष सर लेकर के आते हैं, फिर ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मैथ्स महिमा, फिर इसके बाद आपका डीआई वगैरह। तो ये सारे अपने अपने टाइम पर आते हैं। करना क्या है आपको, आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं। जैसे अगर हम डीआई की बात करें तो ये 20 मार्क्स का आता है, अगर हम जीए की बात करते हैं तो ये 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, और वहीं अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो ये हिस्ट्री आपके एग्जाम में कितने मार्क्स की आती है, ये भी 10 मार्क्स की आती है। तो आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए चीज़ों को, जो जितने मार्क्स का आता है उस पर उतनी ज़्यादा मेहनत करिए ताकि आपका एग्जाम रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे 2 ऐप्स हैं जिनमें से आप कोई भी एक अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिएगा, रेविंग्स या काबिल, और उसके बाद आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोर्सेज की बात करें तो हमारा लूसेंट का कोर्स है जो 199 रुपीज़ में आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारे ही सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 6 मंथ के लिए आपको इसमें सब्सक्रिप्शन रहेगा, ये 6 महीने के लिए। हिंदी में ये कोर्स रहने वाला है, कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, और डाउट क्लियरिंग के लिए आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। साथ में आप जानते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए सोच रहे हैं कि कोई आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाए, प्रैक्टिस सीरीज़ मिल जाए, तो ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनडीए के 6 मंथ प्रोग्राम की, जो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा 6 मंथ्स के लिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, एक्सरसाइज भी कराई गई है, आपको डाउट क्लियरिंग किया जाएगा। आपका कॉल कर सकते हो, आप कानपुर से हो तो हमारे सेंटर विजिट कर सकते हो। इंडिविजुअल मेंटोरशिप इज़ वन एंड ओनली थिंग जो हम दे रहे हैं आपको, कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप सीधा हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या देंगे, 600 प्लस आवर्स की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जो आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी, कहीं भी, किसी भी टाइम, कितनी भी बार दे सकते हैं। दिस इज़ दी बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। यहाँ पर आपको 1 ईयर के लिए ये कोर्स मिल जाएगा, 1 ईयर इन दिस मच अमाउंट, और यहाँ पर आपको सेम रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए 1 साल के लिए ओपन रहेंगे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए खुले रहेंगे, और 1 साल में आप कितनी भी बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। एंड द सक्सेस जो है आपको, या फिर सिलेक्शन जो है वो, रिवीजन जो है वो उसकी की है, तो उसको ज़रूर ध्यान रखें। संघीय मंत्रिपरिषद आज हम करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसिल में ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, और ये इसका पार्ट 1 है, 2 पार्ट में आपके लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कार्यपालिका की समस्त जो पावर है वो किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री में, या फिर इनमें से सभी में? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद। ये हमारा राइट आंसर है, मंत्रिपरिषद इज द राइट आंसर। मंत्रिपरिषद का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड मंत्रिमंडल जो है आपका वो कैबिनेट है। तो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिफरेंस होता है। कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही हिस्सा है, यानी कि अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बांटें तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक वो होते हैं जिनको हम पोर्टफोलियो दे देते हैं कुछ, ठीक है, और एक स्टेट, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, और कुछ स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो इस तरह से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। यानी कि हम कुल मिलाकर के ये समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा है। मंत्रिपरिषद जो है वो बड़ा है, अम्ब्रेला है, और उसके नीचे फिर आपको देखने को मिल जाएंगे जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, यानी कि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, और कैबिनेट मंत्री। ये 3 में डिवाइड किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है, इसको इस तरह से पूछा गया है। लेकिन अगर मैं पूछूं, ये जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, हिंदी में भी लिख देते हैं, जो आपका मंत्रिपरिषद है उसके हेड कौन है? उसके हेड कौन है? तो उसके हेड आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। कौन हेड होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो आपका शायद आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय
प्राइम मिनिस्टर। तो ये वही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके द्वारा हेड की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। दिस शुड बी यू रिमेंबर। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? यानी कि कोई जितना पूरा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। अब सिंपल से जवाब हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा का एक और कॉन्सेप्ट है, वी विल स्विम एंड सिंक टुगेदर। यानी कि अगर आपकी लोकसभा डूब जाती तो जो आपका कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो किस तरह से आपका लोकसभा में ही आता है, और अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आप पास कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते कितने, पूरी लोकसभा थोड़ी ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। लोकसभा का सिर्फ और सिर्फ 15% क्या बनते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। लोकसभा में तो 450 मेंबर्स हैं, लेकिन इन 450 का सिर्फ और सिर्फ 15% क्या बनेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे। लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या हुआ कि अपोजिशन जीत गई और जो जिसकी सरकार है वो हार गई, तो क्या होता है? ये 15% में खत्म। ठीक है, कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं, सब डूब जाएंगे। तो यहाँ पर लोकसभा के प्रति लोग क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य कौन हो सकता है? जो लोकसभा का सदस्य हो वो, जो राज्यसभा का सदस्य हो वो, संसद का सदस्य हो वो, या फिर कोई भी व्यक्ति। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझो कि भाई जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है उसमें जो 15% लोग हैं वो लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा से भी आते हैं। ठीक है, तो उसमें लोकसभा, और जब लोकसभा से भी आ रहे हैं, राज्यसभा से भी आ रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है कि ए और बी दोनों सही है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर संसद, क्योंकि संसद का ही हिस्सा तो है लोकसभा और राज्यसभा, तो आंसर क्या हो जाएगा? हम किसकी तरफ जाएंगे? हम सी के साथ जाएंगे कि संसद के सदस्य होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, सब मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। अगला सवाल, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि ये आपके नॉमिनेटेड हैं, इनको नहीं लिया जाएगा, या फिर नॉमिनेटेड पर्सन भी चुने जा सकते हैं मंत्रिपरिषद में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ इलेक्टेड पर्सन से बनती है, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आपके इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, किसके कहने पर ही मंत्री बनाए जाते हैं? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के कहने पर वो व्यक्ति चुना जाता है, लेकिन इन सबको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं इनको कौन चुनता है, अभी आएंगे भी क्वेश्चंस आगे, तो इनको चुना जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री के कहने पर ये चुन लिए जाते हैं, और फिर इसके बाद इनको शपथ वपथ दिलाने का काम, प्रॉपर इनको उनका काम, पोर्टफोलियो देना, ये सब काम क्या है? शपथ दिला करके जो उनको अपॉइंट करने का काम है वो राष्ट्रपति का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ये बात मैंने आपको बताई थी। कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति या फिर आपका राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, फिर भी वो मंत्री बन जाता है, होता है ऐसा। लेकिन वो ऐसा, और सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ नहीं, ये किसी भी मंत्री के साथ हो सकता है कि वो ना लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य और मंत्री बन गया, मंत्रिपरिषद में शामिल है। तो उसके पास 6 महीने का वक्त होता है। कितना होता है? 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसे या तो लोकसभा में अपनी एक सीट लॉक करनी होती है, या तो फिर राज्यसभा में लॉक करनी होती है। ये उसका टाइम पीरियड रहता है कि 6 महीने के अंदर वो अपनी एक सीट बना ले। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। तो यहाँ पर ये होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तो कोई रोल ही नहीं है, प्रधानमंत्री का रोल है और अन्य मंत्री का रोल है। तो बाकी सब में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऑप्शन में दिए, तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, अन्य मंत्री को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रहे हैं, और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड है वो कौन है? पीएम है। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद और इनके हेड है प्रधानमंत्री। होप सो क्लियर हो रहा होगा। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या क्या होती है? तो मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है। अच्छा देखो, यहाँ पर मंत्रिपरिषद पूछ रहे हैं और यहाँ पर लिखे हैं ये मंत्रिमंडल। तो कैबिनेट जो होता है वो तो छोटा होता है। कैबिनेट यानी कि समझो सब खास लोग हैं। कैसा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हो गई, उसके बाद आपके होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए,
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये कुछ खास लोग मिलकर के कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है। तो अब पूरी मंत्रिपरिषद में तो ज्यादा लोग होते हैं और कैबिनेट कुछ खास लोगों से मिलकर के बनती है। अब समझ में, आप पढ़ो, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के समान होती है, कम होती है, अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल से अधिक होती है, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद में जो होंगे वो मंत्रिमंडल से ज्यादा लोग होंगे, ये आपको बताना था। होप सो कि सवाल समझ में आया होगा कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है वो मंत्रिमंडल से अधिक होती है। और इस तरह के क्वेश्चंस में जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। आप समझ रहे होंगे कि मंत्रिपरिषद में संख्या जो है वो ज़्यादा है और मंत्रिमंडल में कम है। यही तो सेंटेंस है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है, यानी कि कैबिनेट में कम होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट है। अगला सवाल देखते हैं, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? अभी मैंने आपसे कहा था 3 स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर्स यानी कि राज्य मंत्री, और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट इंचार्ज। आप कभी कभी देखते हो कि किसी किसी के नाम के आगे जैसे बोल रहे हैं तो इसमें लिखा होता है स्वतंत्र प्रभारी। देखो इनके पास तो पोर्टफोलियो होता है, इनके पास भी पोर्टफोलियोज होते हैं, लेकिन ये वाले जो मंत्री होते हैं ये इनके अंडर में काम करते हैं। मतलब एक होती है मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री के अंदर से होते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट देखते हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज देखते हैं। तो जो मिनिस्ट्रीज देखते हैं वो ज्यादातर कैबिनेट में होते हैं, ठीक है। तो ये बात इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव। तो जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में नाम बताए थे वो हिंदी में यहाँ पर लिखे हैं। कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ये तो शामिल होते हैं। फिर मैंने आपसे कहा राज्य मंत्री, ये भी शामिल होते हैं, जिनको मैंने कहा स्टेट मिनिस्टर्स। फिर मैंने कहा उपमंत्री, तो उपमंत्री और कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट इंचार्ज वाले हैं, ठीक है। तो कौन शामिल नहीं? जब ये तीनों तो मैंने आपको नाम बताए थे, डी नहीं बताया, तो यही आंसर हो जाएगा कि जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है उसमें ये 3 होते हैं। कौन नहीं होता? तो संसदीय सचिव नहीं होता है। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो वरीयता में सबसे पहले आते हैं कैबिनेट, फिर आते हैं राज्य मंत्री और फिर आते हैं उपमंत्री। तो आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए या फिर संसद के प्रति? सिंपल सा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, इंडिविजुअल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद की व्यक्तिगत रूप से, अच्छा ये हो गया। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। अब संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके लिए? तो केवल लोकसभा के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या लिखा था, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के लिए। अब यहाँ पर संघीय मंत्रिपरिषद यानी कि जो आपका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फेडरल, वो किसके लिए? केवल लोकसभा के प्रति। अगला सवाल, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? 6 महीने के लिए। अगला सवाल, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है आफ्टर 6 मंथ। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति के बारे में विवेचित करता है? यानी कौन बताता है कि किसके थ्रू वो सिलेक्ट होंगे या फिर अपॉइंट किए जाएंगे, किसके थ्रू वो हटा दिए जाएंगे? तो आपका आर्टिकल 75 बात करता है इसके बारे में। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर चर्चा करी गई है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करी गई है। मैंने आपको बताया था देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 74 एंड 75 में किस तरह से उनको अपॉइंट करें, कैसे हटाएं, ये सब चीजें। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के लिए, ठीक है। किस तरह का वो आचरण करेगा, हटाया जाएगा, उसको रखा जाएगा,
अब आप लोकसभा में गाली दे रहे हो। अभी कुछ न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो मंत्रिपरिषद में बैठ करके वीडियो गेम खेल रहे हैं, फ़ोन पे गेम खेल रहे हैं, या फिर कुछ मूवीज़ देख रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आती रहती हैं। मंत्रिपरिषद है क्या है? कैबिनेट के बिल्कुल समान है, कैबिनेट से छोटा निकाय है, कैबिनेट से बड़ा है, किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। तो हमने देखा कैबिनेट से बड़ा है। क्यों? कौन किसके बारे में पूछा? मंत्रिपरिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कैबिनेट से बड़ी होती है ना। सिंपल सा सी जो है आपका राइट आंसर। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, या फिर अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा। मैक्सिमम जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो राज्यसभा से भी होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, सभी मंत्री? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। ठीक है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। क्यों? कैसा केंद्रीय? यानी कि सिर्फ जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एमपीज हैं उनका रोल रहता है। जो आपके विधायक हैं उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं रहता। ठीक है, एमपीज का रोल है, एमएलए का रोल नहीं है। एमएलए जो है वो मंत्रिपरिषद बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। कहाँ की? स्टेट की। ओके, अगला सवाल। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति है, वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित है, राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। और ये जो है आपका ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं कि वो स्टेट का मंत्री हो गया, बिल्कुल नहीं। वो केंद्र सरकार का ही मंत्री है, लेकिन वो कैबिनेट का मेंबर नहीं है। वो किसका मेंबर नहीं है? कैबिनेट। क्योंकि हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 3 भागों में बांटा है ना, एक कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा हमने कहा है स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री, और तीसरा हमने क्या कहा है? उप मंत्री। ठीक, तो ये बात बार बार ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव, यस दैट वाज जो मैं कह रही नो कॉन्फिडेंस मोशन, दैट वाज अविश्वास प्रस्ताव, कब लाया गया था? तो पहला जो है 63 में आया था। अगेंस्ट होम? तो कौन था उस समय लोकसभा में? ठीक है, तो किसके अगेंस्ट, किसकी सरकार थी? जाहिर सी बात है कि जवाहरलाल नेहरू थे उस समय पीएम, तो उन्हीं के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लाया गया होगा। सिंपल। ठीक, अगला सवाल। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर वो चाहे तो सरकार बनी रहे, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और वो नहीं उस पर खरे उतर पाए तो वो क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं, पूरी लोकसभा गिरा देते हैं। सिर्फ वो 15% लोग काम करते हैं, सही करें गलत करें, ठीक है, वो 15% जैसा काम करेंगे उसका इम्पैक्ट इन सभी 450 लोगों पर पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि वो सामूहिक रूप से सिर्फ यहाँ से जा रहे हैं कितने लोग? 15 बना 75, यानी कि वो जो 60-70 लोग हैं, ये जो 450 का ये 70 लोग जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि पूरी लोकसभा चलेगी, यानी वो 450 लोग के पास सांसद का पद रहेगा या फिर गिर जाएगा। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं। यथार्थ मंत्रिपरिषद तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे डैश का विश्वास प्राप्त हो लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा में अगर वो विश्वास पर है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उनके अगेंस्ट में नहीं पास हो रहा है, तब तक तो है वो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया। अगला सवाल। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। अच्छा, मंत्रिपरिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका फाइनेंशियल वर्क क्या है? बजट तैयार कर संसद में पेश करना, भारत के आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये प्रमाणित करना, या फिर समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। भाई साहब देखो, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसका डिसीजन लोकसभा लेती है, और हम मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बजट तैयार करके संसद में पेश करना, ये काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और भारत के आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना, ये लोकसभा का काम है। पैक एक कमेटी होती है, परमानेंट अकाउंट कमेटी, उसका काम होता है, लेकिन इसका काम नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम होता है बजट तैयार करो पेश करो। अगला सवाल।
यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। वोट नहीं कर सकता, बात रख सकता है, बट अगर हम बात करें वोटिंग की तो वोट वो सिर्फ कहाँ देगा? वोट वो अपने ही हाउस में देगा जहाँ का वो मेंबर है। समझ रहे हो बात को? 15% जो व्यक्ति चुने गए हैं, जो इतने लोग चुने गए हैं और इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो भाई राज्यसभा से भी व्यक्ति आए हैं और लोकसभा से भी व्यक्ति आए हैं, ठीक है। ठीक, चलो अब इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई राय ली गई और वोटिंग कराई गई। अब वोटिंग कराई गई, ठीक है, लेकिन ये वोट जो है वो राज्यसभा वाला व्यक्ति राज्यसभा में देगा, लोकसभा वाला व्यक्ति लोकसभा में जब वोटिंग हो रही होगी उस चीज़ पे, उस पर वोट देगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किसी मंत्री के त्याग, अच्छा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब विघटित नहीं होगी। चलो देखते हैं। पहला है किसी मंत्री के पद त्याग देने से, ठीक है। कोई एक मंत्री है, सपोज मैं हूँ, कोई भी हो सकता है, उसने पद त्याग दिया। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, और यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक। प्रधानमंत्री के पद त्याग देने से, प्रधानमंत्री के जो भी अगर उनको आप पद से हटा, तो बिल्कुल सही है। ये तीनों कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं आपके? प्रधानमंत्री अगर गए तो समझो सबको ले गए। प्रधानमंत्री अगर मृत्यु हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। अगर हम कहें प्रधानमंत्री ने अपना वो दे दिया रेजिग्नेशन, तो खत्म। प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया तो खत्म सारी चीजें। बचता क्या है? किसी मंत्री, कोई एक मंत्री है, वो अगर त्याग देता है पद अपना, डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अगला, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री को किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करना चाहिए या फिर करता है? राष्ट्रपति को। अगर कोई मिनिस्टर अपना पद छोड़ता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। यानी संबोधित इन द सेंस, त्यागपत्र में लिखा रहता है ना माननीय करके, तो वो रिस्पेक्टेड, तो वो प्रेसिडेंट को करेगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे आपके किससे? संघीय मंत्री परिषद से, संघीय यानी कि फेडरल, सेंटर से रिलेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट थे और आई होप कि समझ में आए होंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, रिकमेंड करिएगा उन्हें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 में। धन्यवाद।